हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अड्डा 247 चैनल में। मैं हितेन राज पुरोहित। आज आप लोगों के लिए जो सेशन लेके आया वो आपका वीकली करंट अफेयर है। नवंबर महीने का, नवंबर मंथ का फर्स्ट वीक डेट रहेगा 1 नवंबर से लेके 7 नवंबर तक, 7 नवंबर तक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। बहुत सारी न्यूज़ हम कवर करने वाले हैं, चाहे वो आर्मी के रिलेटेड हो, चाहे कोई एक फेमस व्यक्ति उसका इंपॉर्टेंट हो, उसका अगर बात करते हैं अपॉइंटमेंट हो, या फिर किसी की डेथ हो रखी है किसी व्यक्ति की। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। जो बैंक, एसएससी, इंश्योरेंस के पेपर्स है, ठीक है, हर जगह वो काम, ये न्यूज़ आपके बनने ही वाली है। ऐसा नहीं कि ओनली बस एक पेपर के लिए। ठीक है, और अभी तो फ्यूचर में मेंस के पेपर से बहुत सारे आने वाले हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्लर्क है, उसका मेंस, और बहुत बहुत बधाई जिन लोगों का पेपर निकल चुका है, क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये काफ़ी कंटेंट है, ये वाला चीज़ आपको हेल्प रहेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो पहला न्यूज़ आप देख सकते हो, एक्सरसाइज हो रखी है। अब कौन सी एक्सरसाइज है ये? ठीक है, ये आप अभी देख सकते हो जिस प्रकार से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशंस हो रहे हैं, ठीक है, मिलिट्री के, तो ये क्या कर रहे हैं कि अपनी कहीं ना कहीं सेना का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया ने क्या है कि ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज और त्रिशूल, जिसका नाम है क्या, त्रिशूल है। ओके, और ट्राई सर्विस क्यों कर रहे हैं कि देखो जिस प्रकार से अभी पहले क्या होता था कि वॉर होता था तो अलग अलग सेनाएं पार्टिसिपेट कर रही थी अपने हिसाब से। ठीक है, तीनों अलग अलग सेपरेटली कर रही थी, बट अभी क्या इसमें इन तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन भी रहना रहेगा कि चलो एक्सरसाइज की अगर वॉर होता है तो तीनों सेनाएं आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन करके और अपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के करने के बाद उसमें क्या हम एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले। ठीक है, उसकी वजह से हम पहले से हम एक प्रैप कर रहे हैं। ठीक है, मेजर ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज अलोंग वेस्टर्न बॉर्डर विद द पाकिस्तान। वेस्टर्न जो पश्चिमी भारत है उस साइड, पाकिस्तान के साइड में, वहाँ पर हम कर रहे हैं। कंडक्ट 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक ये चलने वाली है। गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर रहेगा। ऑफ कोर्स दोनों के दोनों ये जो स्टेट्स दिख रही है अपने वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है। ओके, ऑब्जेक्टिव इसका क्या मेन, ये सब चीज़ें हम कर ही क्यों रहे? तो इनहेंस द इंटर ऑपरेटिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एंड द मिशन रेडीनेस अमंग द आर्मी, नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। चलो, ऑलरेडी जो मैंने आपको बता दिया वही इसका पर्पज़ है, वही इसका ऑब्जेक्टिव है। फेज की बात करते हैं तो नेवी लीड है। ठीक है, नेवी लीड, आर्मी, एयरफोर्स और कंक्लूड। तो नेवी लीड करेगा, आर्मी बीच में रहेगा, और एयरफोर्स क्या करेगा, इसको कंक्लूड करने वाला है। ठीक है, और साथ साथ में कुछ आपके एक सेकेंडरी फोर्सेज की तरह काम करेंगे। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और कोस्ट गार्ड, ये भी पार्टिसिपेट इसके अंदर करने वाली है, क्योंकि बीएसएफ भी कहाँ पर आपका ये रहती है आपको पता ही हो। ठीक है, तो ये बॉर्डर पे ये रहती है, हमें बॉर्डर को, इंडियन बॉर्डर को ये गार्ड करती है। और कोस्ट गार्ड है वो क्या करती है, ये तो थल सेना की तरह काम करती है एक प्रकार से, मगर कोस्ट गार्ड है वो नेवी को कहीं ना कहीं एज सेकेंडरी सेना की तरह ये अपना रोल है वो प्ले करती है। ठीक है, चलो, अभी ख़त्म नहीं हुआ त्रिशूल के बारे में, और भी चीज़ें हम जानेंगे। ओके, और साथ साथ में पाकिस्तान भी ऐसी इस प्रकार की एक्सरसाइज वो कर रहा है। ओके, और ये जिस प्रकार से चीज़ें हो रही है, हमें भी लग रहा है कि फ्यूचर में एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्मॉल स्केल वॉर तो होना ही है, लिखना ही है। कहाँ हो सकता है वो भी डेटा आपके सामने, चलो पढ़ते हैं। देखो कितना हाई लेवल का आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज के लिए नॉर्मल नहीं है ये। ठीक है, स्केल एंड असेट की बात करें तो 20,000 ट्रूप्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, T-19 टैंक्स है और अर्जुन टैंक्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। चाहे अटैक हेलीकॉप्टर और मिसाइल सिस्टम की बात करें, राफेल इसके अंदर आएगा, Su-30 MKI फाइटर है, फ्रिगेट्स भी इन्वॉल्व है और डिस्ट्रॉयर्स भी है। तो काफ़ी इसका आप बोल सकते हैं हाई लेवल पे ये पार्टिसिपेशन होने वाला है। तीनों सेनाओं के जो मेन हथियार हैं। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बोला हुआ है, पाकिस्तान को एक प्रकार से चेतावनी दी है कि स्टार्टिंग डेट रूट टू कराची पास थ्रू द सरक्रिक। ठीक है, तो ये सरक्रिक एक नया कहीं ना कोई एक वॉर जोन बन सकता है, जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में, ठीक है, वॉर बनने की वॉर होने की एक संभावना दिख रही है। चलो, अब ये जो सरक्रिक जो वर्ड आया है ना, ठीक है, वो है कहाँ पर, ये बॉर्डर कहाँ पर लग रही है, क्या है, थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और अलग न्यूज़ चैनल पे भी इसके बारे में बात ही चल रही है। और भी ऐसा है कि फ्यूचर में इंडिया और पाकिस्तान का एक वॉर इस साइड ही बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सरक्रिक की बात करते हैं तो ये देखो, इधर ये वाला फौज आप देखोगे, ये वाला जो ग्रीन में दिख रहा है, इसे कौन बोल रहा है, एक प्रकार से क्लेम कर रहा है, पाकिस्तान क्लेम कर रहा है। अगर ये आपको लाइन अगर नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ के बता दूं, ग्रीन लाइन इज द बॉर्डर क्लेम्ड बाय द पाकिस्तान बट डिस्प्यूटेड बाय द इंडिया। इंडिया इसे मानता नहीं है। द लाइन रन अलोंग द ईस्टर्न बैंक ऑफ द
क्रीक बॉर्डरिंग द गुजरात। ओके, तो ये गुजरात को होते हैं, आप देख सकते हो ये गुजरात वाला पार्ट है, ठीक है, कच्छ जिसे बोलेंगे। और वही अगर जो ये रेड वाला पार्ट दिख रहा है इसे कौन करता है, इंडिया क्लेम करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पाकिस्तान है वो अपने जोन से भी ज़्यादा ये क्लेम कर रहा है, और इंडिया ये जोन से इसे क्लेम कर रहा है। तो ये जो एरिया दिख रहा है अराउंड 94 किलोमीटर है, इसे ही क्या बोलते हैं, सरक्रीक बोला जाता है। डन, चलो, तो एक लोकेशन मैंने आपके सामने रख रही है, इसे वाटर वॉर है। ओके, और 96 किलोमीटर का है। सरक्रीक के बारे में और अपने पढ़ के बता रहे हैं। सरक्रीक है 96 किलोमीटर का एक है, रन ऑफ कच्छ में ये वहाँ पर है, सिचुएटेड है, फॉर्मिंग द इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री ओपन इनटू द अरेबियन सी। अरेबियन सी के अंदर ये ओपन हो जाता है। अर्लियर इसको क्या बोलते थे, बनगंगा बोलते थे, बैनगंगा बोलते थे। तो पहले तो ये नाम था, पर अंग्रेजों के इसे क्या करते, सरक्रीक इसको नाम दे दिया है। तो पता नहीं इसको सरक्रीक ही बोलते क्यों, अपने तो हमें एक बनगंगा का ही नाम इसे बोलना चाहिए। इंडियंस को तो विशेषकर यही नाम ये यूज करना चाहिए। डिस्प्यूट की बात कर रहे थे, क्या है डिस्प्यूट, एक बार देख लेते हैं। बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया में कच्छ वाला और पाकिस्तान में सिंध, ठीक है। पोस्ट 1947 के बाद में ये वाले जो है स्टेट्स है, जहाँ पर ये जो एरिया है वहाँ पर हमारा क्या है, झगड़ा दिखता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान सिटाइज 1914 रिजोल्यूशन टू क्लेम द इंटायर क्रीक्स। एक्चुअली क्या पाकिस्तान ने क्या कर दिया, पूरा का पूरा इसको जो क्रीक रीजन है वो अपने ही उन्होंने क्लेम कर दिया कि ये तो हमारा है। इंडिया आर्ग्यू द सेम रिजोल्यूशन सपोर्ट द तालवैंग प्रिंसिपल बाउंड्री रन मिड चैनल्स, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज बोल रहे कि ये हमारा है, ये हमारा है, ठीक है। और अल्टीमेट इसे ये डिस्प्यूट बना हुआ है, और इस वही उसी एरिया के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये त्रिशूल कर रहे हैं, ठीक है, त्रिशूल एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब बात करते हैं सरदार पटेल को कौन नहीं जानता होगा। ओके, लौह पुरुष बात करते हैं। पीएम मोदी ने लॉन्च किया कॉइन एंड स्टैम्प फॉर द सरदार पटेल। तो ये फेमस व्यक्ति रहते हैं, बड़े व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। उनकी कोई अगर पुण्यतिथि आती है तो गवर्नमेंट उनको एक प्रकार से एक रिस्पेक्ट, सम्मान देने का काम करती है। तो उसमें उसी प्रोसेस के अंदर उनके लिए एक प्रकार कॉइन और स्टैम्प है वो इशू किए, जारी किए। देखो कॉइन के फोटोज आपके सामने देख सकते हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये 18/1875 से 2025, ये इतना उनका पता। और इधर पूरा हुआ 150वें नंबर की जयंती है। ये फेस है, ये फ्रंट है, ये आपका बैक साइड है, ठीक है। कॉइन का 150 रुपये का है। यस, ऑफकोर्स ये कॉइन में रखा जाता है, ये कॉइन सिर्फ म्यूजियम में रखा जाता है कॉइन, ये कोई हमारे लिए यूज़ में, जनरल पब्लिक के लिए यूज़ में नहीं आता, ठीक है। पीएम मोदी unveil a 150 rupees coin and a postal stamp in the honor of the Sardar Vallabhbhai Patel. Event held at the एकता नगर गुजरात ड्यूरिंग द राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेशन। 150 रुपये कॉइन मार्क 150 द बर्थ एनिवर्सरी। पीएम आल्सो द इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर रुपीज 1140 करोड़ इन द गुजरात, ठीक है। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन 150 का कॉइन आप याद रखना, ठीक है। और कुछ इसमें ज़्यादा याद रखने जैसा कुछ हमें अभी दिख नहीं रहा। ओके, चलो अब एक डे के बारे में चलते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जा रही है, ठीक है। थीम क्या है इस डे की, ठीक है। तो थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड नेचर फॉर सस्टेनेबल प्लेनेट। देखो थीम जो जितने भी डेज रहते हैं, मैं आपको जितने भी डेज करवाता हूँ वहाँ पर थीम जरूर करवाता हूँ, विशेषकर बैंक के पेपर में। और अभी जितने भी कोई भी जहाँ करंट आता है वहाँ पर जरूर थीम पहले पूछी जाती है। बड़ी बड़ी थीमें होती है, बड़ा हमें याद रखनी पड़ेगी। कनेक्टिंग पीपल एंड द नेचर फॉर सस्टेनेबल प्लेनेट डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर कब किया था ये डे को, ठीक है, 3 नवंबर को हम इस सेलिब्रेट करते हैं। 41st यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस 2022 में हुई थी, टू बी ऑब्जर्व एनुअली ऑन 3 नवंबर। तो नया दिन है, पुराना नहीं है, तो और पूछे जाने की संभावना बैठ जाती है, ठीक है। इसके पहले कभी कोई पेपर में पूछा भी नहीं गया होगा, ठीक है। इंडिया के पास कितने बायोस्फीयर रिजर्व है वो अगर मैं देखूं तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, कवरिंग द 91,425 स्क्वायर किलोमीटर, 13 यूनेस्को रिकॉग्नाइज, ठीक है। तो टोटल इंडिया के पास 18 ऐसे रिजर्व है, और उसमें 13 को तो क्या यूनेस्को ने से रिकॉग्नाइज भी कर दिया है, जिससे कि वर्ल्ड लेवल पे कोई भी अगर घूमने आता है टूरिज्म के लिए, ठीक है, तो यूनेस्को वाली साइट्स को अगर नॉमिनेट कर रखा है तो वहाँ पर ज़्यादा पब्लिक देखने को आती है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है, कितना बजट अलॉट कर रही है, वो थोड़ा मैं बताता हूँ।
इम्प्लीमेंटेड द अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स, ठीक है। 60-40 फंडिंग पैटर्न रहता है। सेंट्रली स्पॉन्सर में ऐसा रहेगा कि 60 जो खर्चा आएगा, अगर मान लेते हैं कि इसको संरक्षण के लिए 100 करोड़ का खर्च आ रहा है, ठीक है, तो 60 करोड़ है वो कौन खर्च करेगा, सेंट्रल करेगा, और 40 कौन करेगा, स्टेट करेगा। वही अगर नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स है, वहाँ पर 90 और 10 का रेशियो है, ठीक है। तो ये भी कई बार जब पेपर को बहुत टफ बनाना पड़ता है, बनाते हैं, तो उस समय ये सब चीज़ें भी पूछी जाती हैं, ठीक है। बायोस्फीयर के बारे में हो गया। ओके, इंडिया का रैंक अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 9th नंबर पर आता है, खराब नहीं है, 9th ग्लोबली इन द फॉरेस्ट एरियाज एंड 3rd इन द एनुअल फॉरेस्ट गेन के अंदर, ठीक है। वर्ल्ड में 3रे नंबर पर आता है। ये आपका FAO की जो 2025 वाली जो रिपोर्ट थी उसके अंदर लिखा हुआ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और रोम इटली के अंदर है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बजट डबल कर दिया, पहले 5 करोड़ था, अब क्या कर दिया, 10 करोड़। बहुत सारा पैसा डाल दिया, आप देख सकते हो 10-10 करोड़ तक पैसा लगाया जा रहा है, ठीक है। चलो, बायोस्फीयर रिजर्व की पॉइंट की बात कर रहे हैं। एरिया कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी प्लस सपोर्टिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दोनों ही काम कर रहे हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइज अंडर द यूनेस्को MAB प्रोग्राम 1971 से इसको कर रहे हैं। पहला, अगर हम आपको स्टेटिक से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर पहली अगर बायोस्फीयर रिजर्व कौन थी, तो आपका आंसर आएगा नीलगिरी, 1986 के अंदर इसको अलर्ट की थी। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा अगर बात करते हैं तो नौकरेक 820 किलोमीटर स्क्वायर, और ये मेघालय के अंदर है। और लेटेस्ट की बात करते हैं तो कोल्ड डेजर्ट जो हिमाचल प्रदेश के अंदर 2025, देखो देख सकते हो मैंने ग्रीन के अंदर इसको हाईलाइट कर रखा। तीनों के तीनों एकदम स्टेटिक के अंदर पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है, और अपने इधर कवर कर लिया। नौकरेक याद रखना, नीलगिरी याद रखना, और कोल्ड डेजर्ट याद रखना, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रवेग ने लॉन्च किया, एक कंपनी है, ठीक है, इसने लॉन्च किया वीर। अब वीर क्या है, इंडियाज फर्स्ट EV इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन फॉर द डिफेंस ऑपरेशंस, ठीक है। अभी तक जितने भी डिफेंस ऑपरेशन के अंदर जितनी भी कार वगैरह यूज हो रही है, ठीक है, वहां पर कोई EV नहीं है, तो ये पहली EV है, ओके, इंडिया की पहली है EV। और देख सकते हो फोटो के अंदर सीएट के टायर है, और काफी मजबूत लग रही है, होगी तभी ऑफकोर्स, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी और सरकारी जो गवर्नमेंट कंपनी उसको बना तो देती है, फिर चेकिंग करने का कामकाज गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, तभी उसके आने उसके ऑर्डर लगेंगे, अदरवाइज ऑर्डर लगेंगे ही नहीं, राइट। तो इसका नाम है वीर, नाम भी बहुत अच्छा है। वीर इज एन ऑल टेरेन इलेक्ट्रिक टैक्टिकल व्हीकल है, डेवलप्ड बाय द प्रवेग इंडिया, ठीक है। तो याद रखना, किसी भी प्रकार के ट्रेन है, हर जगह ये चलने वाली कार है, मजबूत वाली, ठीक है। टाउटेड द वर्ल्ड फर्स्ट ऑपरेशनल EV फॉर द टैक्टिकल डिफेंस यूज। देखो ये इंडिया की तो है पहली, साथ साथ में इसके पास एक और रिकॉर्ड आ जाता है, वर्ल्ड की पहली ऑपरेशनल EV है और फॉर टैक्टिकल डिफेंस यूजेस, ठीक है। डिजाइन फॉर मिलिट्री मोबिलिटी इन द चैलेंजिंग ट्रेन्स, ओके, सक्सेसफुली कंप्लीटेड द मिलिट्री ट्रायल्स, मैंने बोला था, ठीक है। उनके प्राइवेट ट्रायल से नहीं चलेगा, मिलिट्री भी इसको ट्रायल करेगी, उसके बाद में इसको बोले रिकमेंड करेगी, और बाद में ऑर्डर भी लगाएगी फ्यूचर में। रिकॉग्नाइज अंडर द IDX इनोवेशंस फॉर द डिफेंस एक्सीलेंस बाय डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ बॉडी का नाम भी मैंने आपके सामने रख दिया है कि जो इसे कहीं ना कहीं एक रिकॉग्नाइज करने का कामकाज करती है, वो अपने बता दिया, ठीक है। चलो, IIT बॉम्बे रिसर्चर्स डेवलप्ड GPS फ्री, ठीक है, GPS फ्री कंट्रोल स्कीम फॉर द ऑटोनोमियस ड्रोन स्वाम्स की बात की जा रही है, ठीक है। नॉर्मली क्या रहता है, इस प्रकार के जो ड्रोन्स रहते हैं वहाँ पर GPS तो होता ही है, बट GPS उसमें होगा नहीं, जिससे और ज़्यादा वो सिक्योर हो जाएगा, उसे कोई ना कोई हैक नहीं कर सकता, काफ़ी चीज़ हमें हेल्प रहता है, ठीक है। तो IIT बॉम्बे रिसर्चर्स क्रिएटेड अ UAV स्वाम्स कंट्रोल सिस्टम डेट वर्क विदाउट GPS, काम करेगा, इंटर ड्रोन कम्युनिकेशन और सेंट्रल कंट्रोलर, ठीक है। तो फीचर इसके अंदर ये है, uses the bearing only vision, each drone track the neighbor's direction via the onboard cameras to maintain the formation। तो किस प्रकार से काम करेगा, कौन सी टैक्टिक है इसके अंदर, वो इधर मेंशन कर रखा है, ठीक है। डिजाइन फॉर द VTOL UAVs, मतलब ठीक है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ऐसे इस प्रकार से टेक ऑफ और इस प्रकार से लैंडिंग होगी, वो है which are the under accurate, ठीक है, एंड हार्ड टू कंट्रोल इन द स्वाम्स। जो नॉर्मली कैसा रहता है कि स्वाम्स के अंदर वो कैसे इस प्रकार की टैक्टिक करना यूज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जो है इसके अंदर, ओके। तो IIT बॉम्बे वालों ने ये काम किया है, ओके। ये डिफेंस, देखो ये वाला जो वीक है, इसमें डिफेंस की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है, क्योंकि आप देख सकते हो जिस प्रकार से वर्ल्ड धीरे धीरे एक वॉर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, सबको दिख रहा है, चाहे रसिया, इंडिया, चाहे पाकिस्तान,
ठीक है, चाइना भी बात कर लेता है कभी कभी, और यूएसए तो पता ही, जब से ट्रंप आया है वो तो माहौल एकदम गर्म ही रखता है, पूरी पृथ्वी का गर्म माहौल वही रखता है। ठीक है, किस प्रकार से अशांति फैले उसका पूरा प्रयास करता है वो भाई अपना। ठीक है, रसिया ने लॉन्च किया न्यू न्यूक्लियर सबमरीन कैरियर ऑफ द डॉम्सडे ड्रोन की बात की जा रही है। देखो ये सबमरीन इस प्रकार से दिखती है, देखो अंडर वाटर होती है। आपने अगर आपको सबमरीन के बारे में थोड़ा जानना है और इंडिया की सबमरीन की पावर्स और कुछ भी और थोड़ा जानना हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, एक गाजी के बारे में आप देखना। ठीक है, ऑपरेशन गाजी के बारे में देखना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यूट्यूब पे इसके वीडियोस भी मिल जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान की गाजी सबमरीन थी, उसको कैसे रोका था, क्या हुआ था। ठीक है, चलो, रसिया लॉन्च द इट्स न्यूएस्ट न्यूक्लियर सबमरीन, जिसका नाम है आपका खाबर खाबा रोसवाक करके इसका नाम है। नाम थोड़े इसके ऑफकोर्स रसियन है तो नाम ऐसे ही रहेंगे, थोड़े हमें भी उच्चारण करने में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी तकलीफ पड़ेगी। डिजाइन टू कैरी द पोस्टियन न्यूक्लियर ड्रोन आल्सो कॉल्ड द, आपका रहेगा इसका नाम है डॉम्सडे मिसाइल। अब ये है क्या वो एक बार देखिएगा। सेरेमनी हेल्ड एट द सबमेर शिपयार्ड, और ये वही मतलब, चलो ये तो बात होगी, मेन आपके लिए नाम क्या है, ये नाम एक बार हमें पता होना चाहिए, एग्जैक्ट याद नहीं होगा तो एक बार चलेगा। अब ये कौन सा ड्रोन है वो देखते हैं, न्यूक्लियर वाला अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल है, यूयूवी। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का मैन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, मशीनरी के थ्रू। ठीक है, इसको लॉन्च कर लिया जाता है। कैन ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ द किलोमीटर अंडर वाटर एट अ हाई स्पीड, न्यूक्लियर पावर, लॉन्ग एंड्योरेंस एंड द रेंज। आप देख सकते कितने पावरफुल वेपन बनाए हैं रसिया ने। ठीक है, अंडर वाटर ही और हाई स्पीड ये करेगा, जिससे से कोई ट्रैक ना करे और अपना जिसका टारगेट है वो अचीव कर पाए। डिजाइन टू क्रिएट द मैसिव रेडियो एक्टिव सुनामी कैपेबल ऑफ द डिवास्टिंग द कोस्टल नेशंस। किसी भी कोस्टल नेशन को उससे ख़त्म करना है, ठीक है, वहाँ पर उससे माल हानि वगैरह कुछ भी हानि पहुँचानी है तो उसके लिए क्या करता है, इसका ये यूज़ करेगा और रेडियो एक्टिव सुनामी क्रिएट कर सकता है इसके द्वारा। कितना पावरफुल है, राइट, देख सकते हो। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 मदुराई टॉप लिस्ट ऑफ द डर्टीएस्ट सिटी, सबसे खराब सिटी की बात करते हैं डर्टीएस्ट की तो मदुराई का नाम आया है। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखना, मदुराई रैंक्स द डर्टीएस्ट सिटी। स्कोर इसका है, स्कोर एक बार देखो या ना देखो, बट मेरे करंट अफेयर वाले जो टेस्ट होते हैं उसमें पूछा जा सकता है तो एक बार देख लेने का। 4823, 4823 आउट ऑफ 12500, तो वेरी वेरी बैड, बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है, इस कैटेगरी के। और बेंगलोर अगर बात करते हैं 5वें नंबर पे खराब सिटी में आता है, 5th 30th, दिल्ली 10वें पे आता है। ठीक है, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई फीचर इन द सुपर स्वच्छ लीग के अंदर ऐड हो जाते हैं, टॉप परफॉर्मिंग है। सूरत भी अच्छे में आ रहा है, अच्छी बात है, नवी मुंबई भी है। रायपुर और जबलपुर है आउट परफॉर्म द मेजर मीटर्स इन द क्लीनिनेस। ठीक है, तो एक बार ये 10 सिटीज़ का मैं नाम आपके सामने रख देता हूँ कि सबसे डर्टीएस्ट के अंदर है। मदुराई नंबर 1 पे है, फिर लुधियाना है, फिर चेन्नई है, रांची, बैंगलोर, धनबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर मुंबई, और बात करें श्रीनगर और दिल्ली। ठीक है, ये सब के सब कैसे है, डर्टीएस्ट के अंदर है, खराब है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सुधारा जाए, सरकार रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट इसके लिए काम करे तो ठीक है। ओके, एक स्कीम के बारे में बात करते हैं अपने, एम्प्लॉई एनरोलमेंट स्कीम 2025। ठीक है, नाम से आपको पता चलेगा एम्प्लॉय इसमें एनरोल करेगा। ईपीएफओ इसको संगठन है, इसको एक प्रकार से रेगुलेट करता है। कौन सी मिनिस्ट्री लगती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। स्पेशल स्कीम टू एक्सपांड द ईपीएफ कवरेज एंड प्रमोट द वॉलंटरी कंप्लायंस। ठीक है, वॉलंटरी कंप्लायंस कैसे हो, ईपीएफ कवरेज अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, उनको सोशल सिक्योरिटीज़ के जो बेनिफिट्स है वो कैसे प्रोवाइड किया जाए, वो सब है। स्कीम के बारे में थोड़ा जानते हैं। वन टाइम कॉम्प्लायंस विडो अंडर द ईपीएफओ, एक बार इसका कॉम्प्लायंस होगा। ठीक है, अलाउ एम्प्लॉयर टू एनरोल। ठीक है, एम्प्लॉयर को अलाउ किया जा रहा है टू एनरोल द वर्कर एक्सक्लूडेड द फॉर्म ईपीएफ बिटवीन 1 जुलाई 2017 से लेके 31 अक्टूबर 2025। तो विंडो भी आपके सामने। टाइमलाइन कौन सा है, 1 नवंबर 2025 से लेके 30 अप्रैल 2026, 6 महीने का ये टाइम है। इम्प्लीमेंटिंग द एजेंसी कौन सी है, ये जो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, ईपीएफओ एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एम्प्लॉयर है, इसके अंदर क्या करेगा, जाके वो एनरोल करेगा ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़।
एम क्या है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि इससे क्या मिलेगा, एक्सटेंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाएंगे ईपीएफ एक्ट 1952 के तहत, इंक्रीज द वॉलंटरी एम्प्लॉयर कंप्लायंस, ठीक है, जिससे कंप्लायंस वो खुद ही करे, ओके, प्रमोट वर्क फोर्स फॉर्मलाइजेशन एंड द एम्प्लॉय फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो वही मेन पर्पज रहता है और कुछ नहीं है। अब वो कितने फॉर्मल वे में आपके सामने प्रेजेंट कर दूँ वो बात अलग है। की फीचर की बात करते हैं, कवरेज फॉर द लेफ्ट आउट एलिजिबल एम्प्लॉयज, ठीक है, तो लेफ्ट आउट जो रह गए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो 17 से 25 के अंदर जो लोग रह गए उनके लिए एक विंडो ओपन हो गई है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वेव्ड इफ नॉट डिडक्टेड अर्लियर, तो ये भी उनको रहेगा। एम्प्लॉयर मस्ट पे, एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर का शेयर प्लस 100 रुपीज़ की नॉमिनल एक पेनल्टी भी उसको पे करनी पड़ेगी। स्कीम वैलिड इवन इफ द फर्म इज अंडर इंक्वायरी, ठीक है, उसके लिए भी ये है, ठीक है। नो सू मोटो एक्शन बाय द ईपीएफओ आफ्टर द वॉलंटरी कंप्लेंस, एक बार वॉलंटरी कंप्लेंस हो जाता है फिर ईपीएफओ उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड फॉर द फ्री ट्रैवल, ठीक है, तो दिल्ली के अंदर आप महिला हो तो फिर आपके लिए या किसी प्रकार का बस के अंदर आपको चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, किराया है वो नहीं पे करना पड़ेगा। फ्री बस ट्रैवल फॉर द वुमन एंड द ट्रांसजेंडर पर्सन 12 से अगर ऊपर हो तो, वैलिड इन द डीटीसी और क्लस्टर बसेज अक्रॉस द दिल्ली, ओनली दिल्ली के लिए है, ठीक है। और अगर आप वुमन हो तभी, ठीक है, आप अगर मेल होगे इसका बेनिफिट लेना चाहोगे तो नहीं आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा ठीक है। चलो, इंडियन वुमन लिव द हिस्टोरिक मेडन ओडीआई वर्ल्ड टाइटल, यस, बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए, ठीक है। वुमन एम्पावरमेंट और वुमन की शक्ति आप देख सकते हो हर जगह, फोटो में आप देख सकते हो काफ़ी, ठीक है। ये है हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, जो कैप्टन है, ओके। काफ़ी मैंने भी मैच देखा था, काफ़ी अच्छा मैच रहा था, ओके, साउथ अफ्रीका के सामने था। अब थोड़ा एक बार पढ़ के मैं बता देता हूँ, ओके। इंडिया वॉन इज द मेडन इम्पोर्टेंट आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 वाला, साउथ अफ्रीका को हराया 52 रन से, 52 रन से, बहुत बड़ा है, अचीवमेंट होता है, इतने फाइनल में इतना गैप से हराना बहुत बड़ी बात है। वेन्यू की बात करते तो डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई के अंदर, ठीक है। मार्क इंडियाज फर्स्ट वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप टाइटल, स्टोरी के ऐतिहासिक है, पहला वर्ल्ड कप लेके आए हैं। अबाउट इस टूर्नामेंट के बारे में हम जाने, ठीक है, तो आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप प्रीमियर ओडीआई वर्ल्ड कप चैंपियनशिप फॉर द वुमेन, और ये 4 साल में एक बार इस प्रकार का जो ये ट्रॉफी होती है, टूर्नामेंट है, वो आयोजित करता है आईसीसी, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई के अंदर। ओरिजिन और हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट हेल्ड हुआ था 1973 इंग्लैंड के अंदर। अरे रुक जाओ यार, तुम पीछे आ गए हम तो, ठीक है। चलो, इंग्लैंड 1973 के इंग्लैंड के अंदर ये पार्टिसिपेट हुआ था, ठीक है। 2 साल पहले जो पहला मेंस का वर्ल्ड कप हुआ था उसके 2 साल पहले हुआ था ये, ठीक है। इनिशियली ऑर्गेनाइज बाय द इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट काउंसिल टिल 2005 तक, फिर बाद में आईसीसी ही से ही क्या करते हैं, कंडक्ट कराता है। फॉर्मेट की बात करते हैं तो राउंड रॉबिन एंड द नॉकआउट स्टेज फीचरिंग द टॉप वुमेन क्रिकेटिंग नेशन, ठीक है। अब कौन कौन सी डोमिनेटिंग टीम्स है इसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार इस प्रकार के टाइटल अपने नाम कर दिए, इंग्लैंड ने 4 बार, न्यूजीलैंड ने 1 बार, और हमारे प्यारे भारत ने 1 बार ही किया, अभी तक खराब नहीं है, धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। इंडिया ने होस्ट कई बार किया, जैसे 1978, 1997, 2013, 2025 अलॉन्ग विद श्रीलंका। आपकी बार होस्ट किया था हमने, श्रीलंका के साथ हमने इसको होस्ट किया है, डन। चलो, सेशन अच्छा लग रहा है तो यस प्लीज़ इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, देख के सबका बेनिफिट हो, ठीक है। संजय गर्ग करके हैं, ठीक है, इनको एज एज्यूम द चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड। जैसे मैंने बोला था अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार के जो बड़े व्यक्ति अपॉइंट होते हैं तो एग्जाम में पूछा जाता है द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड। सीधा नाम ही आपको याद रखना है, बाकी सब एक बार आप नहीं पढ़ोगे तो चल जाएगा। बाकी लिखा हुआ है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी study.247 एप्लीकेशन पे, वहाँ पर जाके इसको आप डिटेल में एक बार रिवाइज करने के लिए पढ़ सकते हो। इंडिया ने ब्रिंग किए, इंडिया टू ब्रिंग द 8 चीतास फ्रॉम द बोट्सवाना, ठीक है, बाय दिसंबर 2025 के अंदर ये करेगा, ठीक है। चीता हमारे इधर एकदम एक प्रकार से ये स्पीसीज से ख़त्म ही हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इसे इम्पोर्ट करते हैं, वही उसके बाद इसको प्रोसेस करते हैं और उनकी संख्या बढ़ाने का काम करते हैं, कि हम चाहते नहीं कि अपने इंडिया में चीता खत्म हो। गोल क्या, स्ट्रेंथन द री इंट्रोडक्शन एफर्ट्स स्पीसीज एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952, 1952 में ये स्पीसीज से वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके पहले भी हमने नामीबिया से चीता मंगाए हुए हैं, इसके अंदर आएगा, पढ़ेंगे।
ठीक है। प्रोजेक्ट चीता के बारे में थोड़ा जानते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज ओके कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है। 17 सितंबर 2022 को भारत ने क्या किया था, 8 चीता है नामीबिया से लाए थे। कूनो नेशनल पार्क है, ठीक है, आपका मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पर आपको पीएम वहाँ पर गए थे, फोटो भी है उसके। करंट पॉपुलेशन अपनी इंडिया में चीता की कितनी है, 27 है, ठीक है। 16 बॉर्न इन द वाइल्ड, ठीक है, 16 बाद में बॉर्न हुए लोकली इन द कूनो एंड द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर। चीता के बारे में थोड़ा हम जाने, ठीक है। अबाउट चीता, IUCN स्टेटस बात का वनरेबल है, एशियाटिक चीता है, क्रिटिकली इंडेंजर्स है, ठीक है। सर्वाइवल ओनली इन द ईरान के अंदर आपको मिलेंगी। फास्टेस्ट लैंड एनिमल की बात करते हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी फास्ट की आपको पता है। चीता का मेन जो इसकी स्ट्रेंथ है वो इसकी स्पीड होती है। लाइफ स्पान रहती है 14 साल, ये जीवित रहते हैं, 14 से लेकर 20 साल की इसकी एज उम्र रहती है, ठीक है। चलो, तो ये बोट्सवाना आप याद रखना। सऊदी अरेबिया, इंटरनेशनल न्यूज़ आपके सामने। सऊदी अरेबिया ने लॉन्च किया सेकेंड ग्लोबल हारमोनी इनिशिएटिव विद द इंडिया। देखो सऊदी अरेबिया वगैरह है इस्लामिक नेस, पर ये इतने ऑर्थोडॉक्स नहीं है, ये धीरे धीरे क्या है, ये समय के साथ ये चल रहा है, ठीक है। और उसकी वजह से वर्ल्ड पूरा का पूरा इधर आपको मिलेगा, वापस के लॉ कानून सबको एक्सेप्ट करते हैं ये लोग, ठीक है। और भी इनकी इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, हर प्रकार की इनिशिएटिव लेते रहते हैं, उसमें से एक ये इनिशिएटिव है लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द मीडिया। सऊदी अरेबिया ने ये इंडिया वीक अनाउंस किया है। लॉन्च डेट 2 नवंबर अंडर द रियाद सेशन, ठीक है, सीजन। एजुकेशन थीम कौन सी, इंडिया वीक, आर्ट, म्यूजिक, क्यूजन और हैंडीक्राफ्ट, ये इसकी क्या थीम है। एम क्या, सेलिब्रेट द रेसिडेंट कल्चरल कंट्रीब्यूशन एलाई विद द सऊदी विजन 2030, ठीक है। तो जो भी सऊदी में जो इंडियंस रहते हैं उनके लिए स्पेसिफिक इस प्रकार के इवेंट है वो होस्ट कर रहे हैं। आफ्टर इंडिया के बाद में इस प्रकार के इनिशिएटिव और भी होंगे। तेरा कल्चर को ये न होंगे, जैसे फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, इजिप्ट है, यमन है, जॉर्डन है, युगांडा है, इथियोपिया है। आप सोचोगे देखो इंडिया के लिए कितना कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये कंट्री इस प्रकार के हैं जो और भी मतलब सब कल्चर को अपने साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। सऊदी काफ़ी अच्छा है जिस प्रकार से ये डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉलिसी सही डायरेक्शन में चल रही है, ये फोकस करते हैं डेवलपमेंट को। मालदीव इन्फोर्स वर्ल्ड फर्स्ट जनरेशनल टोबैको बैन, याद रखना, तो ठीक है। इसने तो मतलब बैन ही लगा दिया एकदम फुल, ठीक है। अब जनरेशनल बैन क्या होता है वो एक प्रकार से देखते हैं। इफेक्टिव 1 नवंबर 2025 तब से ये इफेक्ट होने वाला है, मतलब ऑलरेडी हो चुका है। फर्स्ट कंट्री है टू इम्पोज द जनरेशनल वाइड स्मोकिंग एंड टोबैको बैन, ठीक है। बैन अप्लाई टू द एनीवन बॉर्न ऑन आफ्टर 1 जनवरी 2007, ये अप्लाइड ओनली 2007 के बाद में जिसका भी बॉर्न हुआ है उसके ऊपर है। 2007 के पहले जिसका अगर बॉर्न हुआ है तो उसको इसका कंजम्पशन कर सकता है, क्योंकि देखो वो तो पुराना हो गया, उनकी हैबिट भी हो गई, तो अब उसको बोले ठीक है। एक जिसे बोलते हैं जनरेशनल बैन बोलते हैं। 2007 के बाद में किसी का भी अगर बर्थडे आया है, ठीक है, उसका बॉर्न हुआ है और वो अगर ये सब कंज्यूम कर रहा है और कोई इसको बेच भी रहा है तो उसके लिए जेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। लिखा हुआ है देखो, प्रोहिबिट परचेज यूज एंड द सेल ऑफ द टोबैको प्रोडक्ट टू द दिस ग्रुप, ये याद रखना है। दे कवर ऑल टोबैको फॉर्म्स, जिस प्रकार का भी फॉर्म हो, जैसे अपने इंडिया में खैनी खाते हैं, फिर बाद में ये क्या बोलते हैं इधर ये ऐसे करते हैं ना गुजरात के अंदर, बुद्धालाल वगैरह और विमल वगैरह, बहुत सारे फॉर्म्स अलग अलग निकल गए हैं, ठीक है। ये सब के सब आपके बैन हो जाएंगे। टोटल बैन ऑन द वेपिंग एंड द ई सिगरेट्स है, ये भी आपके क्या हो जाएंगे, बैन हो जाएंगे। ये मालदीव की बात करें, इंडिया की बात नहीं कर रहे, ठीक है। अप्लाइड टू द नेशनल सेंटर, और ये सेम चीज़ जो टूरिस्ट भी है वो भी अगर आ रहे हैं तो उनके ऊपर ही अप्लाई रहेगा, वरना क्या रहेगा, बाहर से व्यक्ति जाएगा और वहाँ पर फूक रहा है तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो एक डेथ है, एक फेमस व्यक्ति है, आप हो सकता है इनका नाम आप लोगों ने सुना हो, ठीक है। हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन, इसका नाम है गोपी चंद हिंदुजा पासिस अभी, इनकी लंदन में डेथ होगी। बोले काय लंदन में, क्योंकि ये लंदन के सिटीजन थे, ये यूके के सिटीजन थे, इंडिया के सिटीजन नहीं थे। पढ़ाई उनका बर्थ सब इधर हो रखा है, बट सिटीजन उन्होंने बाकी एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। हिंदुजा ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, यूके के वेल्दियस में से ये लोग आते हैं। और कुछ अशोक लेलैंड नाम की अपने कंपनी का नाम सुना होगा, ट्रक्स वगैरह हैवी व्हीकल्स बनाते हैं, मशीनरीज वगैरह बनाते हैं, उसके ओनर आप बोल सकते हो इनकी हिंदुजा ग्रुप की, हिंदुजा ब्रदर्स की, ठीक है। बॉर्न हुआ था इनका 1940 के अंदर, ठीक है। व्हेन ही जॉइन द हिंदुजा ग्रुप इन 1959, अ ब्रिटिश सिटीजन, हिंदुजा वॉज कंसिस्टेंटली लिस्टेड एज द यूके वेल्दियस्ट बिजनेसमैन, यूके के सबसे अमीर लोगों में से ये इनकी फैमिली और उनका नाम आता था, ठीक है।
चलो गोपी चंद आप याद रखना। अब एक बुक के बारे में आपके सामने रख रहा हूँ मैं, कौन सी बुक है क्या है, साहित्य अकादमी, ठीक है। ये अवार्ड तो आपको कई बार न्यूज़ में पूछा जाता ही है। अकादमी लॉन्चेस द हिंदी एडिशन ऑफ लिथुआनियन नॉवल जिसका नाम है द लास्ट डे एज अंतिम दिन, ठीक है। लिथुआनियन कहानी संग्रह अंतिम दिन, आप इसका एक कवर पेज देख सकते हो, ठीक है। जिसका उसका ट्रांसलेट किया उनका नाम है रेखा सेट्टी, हिंदी में आप देख सकते हो, ठीक है। यूरोसलावास मेलनिकस करके जो है यूक्रेनियन जो जिसने ऑथर है वो, और उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है अंग्रेजी से, उनका नाम है रेखा सेट्टी, ठीक है। यही पूछा जाता है अपने एग्जाम में। लॉन्च किसने किया है कोलैबोरेशन के साथ विद द एम्बेसी ऑफ द लिथुआनियन एट रविंद्र भवन न्यू दिल्ली। ओके चलो फिर जिसको अवार्ड दिया गया साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं तो वो देखते हैं। ऑनर सम्मान दिया जाता है एक्सेप्शनल लिटरेसी कंट्रीब्यूशन इन द नॉवेल, पोइट्री, ऐसे और प्लेज। इसमें अगर आप अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हो तो सरकार हमें इस प्रकार के अवार्ड है वो आपको देती है। सेकेंड हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड है आफ्टर द ज्ञानपीठ, नंबर 1 पे ये आता है, सेकेंड नंबर पे आपका ये आता है साहित्य अकादमी आता है। स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1954 में, ऑटोनोमियस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। लैंग्वेज की बात करते हैं 22 आपको 8वें नंबर का शेड्यूल आपको पता ही होगा, इसमें टोटल अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है 22, इसमें इंग्लिश और राजस्थानी भी ऐड कर देते हैं तो 24 लैंग्वेज हो जाती है। राजस्थानी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो ऑल इंक्लूड्स द ट्रांसलेशन ऑफ द इंडियन लिटरेसी वर्क्स, इसमें जो ट्रांसलेशन होता है वो भी ऐड होगा। एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, ऑथर मस्ट बी अ इंडियन सिटीजन होगा तभी जाके उसको इस प्रकार के अवार्ड दिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। चलो एक और एक्सरसाइज हमारे सामने है, मैंने बोला इस प्रकार की एक्सरसाइज आगे और बढ़ने ही वाली है। हर घर को एक गवर्नमेंट हर कंट्री चाहती है हम पावरफुल बने, क्योंकि अब ये वॉर की तरफ धीरे धीरे पूरा ये वर्ल्ड जा रहा है। इंडियन आर्मी ने कंक्लूड किया सक्सेसफुली ड्रोन एक्सरसाइज वायु समन्वय सेकेंड, इसके पहले भी ये हो रखा है, ठीक है। फोटो में आप देख सकते हो ड्रोन का कैसे प्रकार से हमारे पर्सनल इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वायु समन्वय सेकेंड ड्रोन एंड द काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज इन डेजर्ट सेक्टर, ठीक है। अक्टूबर 28 और 29 जिस दिन हमारा बर्थडे था उसी समय की बात है। इन फॉरवर्ड एरियाज ऑफ द डेजर्ट सेक्टर अंडर द एजिज ऑफ द पुणे हेडक्वार्टर इन द सदर्न कमांड, ठीक है। सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पुणे के अंदर। 2 दिन की एक्सरसाइज है, फोकस कर रखा है डेवलपिंग एंड टेस्टिंग द डॉक्ट्रिन द प्रोटेक्शन ऑफ द ड्रोन्स एंड द काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस के अंदर, ठीक है। करंटली सदर्न कमांड इज आल्सो द कंडक्टिंग अ जॉइंट एक्सरसाइज जिसका नाम है त्रिशूल। ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दिया त्रिशूल के बारे में, ठीक है। और विथ नेवी एंड एयरफोर्स के साथ में, वो दो हाई वॉल्यूम में मैंने बताया आपको 20,000 से भी ज़्यादा ट्रूप्स हैं उसके अंदर, ठीक है। चलो इंडिया टू होल्ड ट्राई सर्विस एक्सरसाइज द पूर्वी प्रचंड प्रहार इन अरुणाचल के अंदर, इसका नाम है आपका मेसुका, ठीक है। तो देखो ये वेस्टर्न कार्ड वाला पार्ट था, ये ईस्टर्न वाले की बात की जा रही है, पूर्वी बात की जा रही है, ठीक है। ट्राई सर्विसेज तो ऑलरेडी वहाँ पर त्रिशूल तो हो गया, और इस साइड आपके देखोगे पूर्वी प्रचंड प्रहार, ठीक है। ये इसके पहले ऐसा नहीं था पहली बार हो रहा है, ये वही है अरुणाचल प्रदेश में करते हैं, चाइना को टारगेट करके हम करते हैं उनकी बॉर्डर नियर बॉर्डर पर, इस साइड अपने कर रहे हैं पाकिस्तान को टारगेट करके, ठीक है। और ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज द आर्मी नेवी एंड द एयरफोर्स हेल्ड इन द आपका रहेगा मेसुका अरुणाचल प्रदेश। द एक्सरसाइज फोकस ऑन द मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन अक्रॉस द लैंड एयर एंड द मैरीटाइम डोमेन्स, ठीक है। टू इनहेंस द ऑपरेशनल सिनर्जी एंड टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन एंड द रेडीनेस फॉर द फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। फ्यूचर में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हम फेस कर सकते हैं उसके लिए हमें रेडीनेस रहना है, ठीक है। पूर्वी प्रचंड प्रहार फॉलो द प्रीवियस ट्राई सर्विस, इसके पहले ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है। बाला प्रहार 2023 में हुआ था और पूर्वी प्रहार हुआ था 2024 के अंदर, ठीक है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पूर्वी प्रचंड प्रहार जो 2025 के अंदर हुआ है। तो ये नाम भी आप देख सकते हो 23, 24, 25 तीनों का मैंने नाम आपके सामने रख दिया है, ठीक है। अभी भी खत्म नहीं हुआ, मैंने बोला ये सब चलता ही रहेगा, और भी आगे वीकली करंट अफेयर में ये सब चीज़ें ज़्यादा ही आने वाली है। और ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है वर्ल्ड में, ठीक है। मगर हर एक चीज़ में इधर कवर नहीं कर सकता कि हमारा जो लेक्चर है वो डेडिकेटेड रहता है फुल्ली एग्जाम के हिसाब से। ऐसा नहीं मैं आपको सब बताऊंगा, मैं वही बताऊंगा जो अपने एग्जाम में ज़्यादा काम कर रहता है, बस वही वाला उसी पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। इंडिया ने एक्सक्लूड किया है चाइना, पाकिस्तान एंड टर्की। आप तीनों के तीनों कंट्रीज इस प्रकार से हमारा दुश्मन का ये काम करते हैं। दुश्मन का काम
क्या ये दुश्मन ही है हमारे लिए। तो फ्रॉम 2026 का इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू होने वाला है, उसके अंदर टर्की, जिसे अपनी तरह से टर्की बोलते हो, जैसे अभी इसका प्रोनाउंसिएशन तुर्की है, नाम चेंज कर दिया तुर्की है, पाकिस्तान और चाइना को एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, शेड्यूल होगा ये विशाखापट्टनम इन द फरवरी 2026 से। द IFR 2026 थीम क्या, यूनाइटेड थ्रू द ओशन, क्या यूनाइटेड थ्रू द ओशन रिफ्लेक्टिंग इंडियाज मैरीटाइम विजन। ठीक है, ये द मेजर मैरीटाइम इवेंट विल बी रिव्यूड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड हेल्ड अलोंग द मिलान मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। ये भी मिलान वाला भी अपने पढ़ेंगे अच्छे से। एंड द इंडियन ओशन नेवल आपका रहेगा, आपका सिनॉप्सिस करके आपका रहेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली। मिलन वाली कौन सी एक्सरसाइज है वो भी अपने देखेंगे सो फार। अब इस जो ये IFR होने वाला, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू होने वाला है, इसके अंदर कितने नेशन इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, 55 नेशन करने वाले हैं, कंफर्म कर दिया है। इसके अंदर आपका US और रशिया दोनों के दोनों कंट्री वो इसका पार्ट रहेंगे। चलो अब एक्सरसाइज मिलन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महासागर विजन करके है, ओके। और इंडिया विल होस्ट द FAB 2026 एट द विशाखापट्टनम फीचरिंग द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू एक्सरसाइज मिलन 2026 एंड द IONS जो ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, अंडर द महासागर विजन के तहत ये करने वाले हैं, 2026 के अंदर करेंगे, अभी की बात नहीं है। एक्सरसाइज मिलन के बारे में थोड़ा जाने हम। स्टार्ट हुआ था 1995 में, इंडियन नेवी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, ये आपका मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। पर्पस क्या है इसका, पर्पस इसका बच्चों क्या है पता, इनहेंस द नेवल डिप्लोमेसी, इंटरऑपरेबिलिटी एंड रीजनल मैरीटाइम कोऑपरेशन बना के रखना है। ठीक है, मिलन 2026 का एम टू बूस्ट द मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ठीक है, एंटी सबमरीन एंड द एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, सर्च एंड रेस्क्यू रेडीनेस एंड अपहोल्ड टू द रूल्स बेस्ड ऑन द मैरीटाइम ऑर्डर। ठीक है, तो ये इसके पर्पज है। पार्टिसिपेशन की बात करें, बिगेन विद द 4 नेवीज एट द पोर्ट ब्लेयर, नाउ 40+ फ्रेंडली नेवीज फ्रॉम द इंडो पैसिफिक, अफ्रीका, यूरोप एंड द एशियन। देखो हमने शुरुआत कहाँ से की थी, आज के टाइम में लगभग पूरा ही वर्ल्ड इधर इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, और एक अच्छा हम इंडिया इसको लीड कर रहा है, इंडियन नेवी इसको लीड कर रहा है। ठीक है, चलो कितने 40+ फ्रेंडली नेवीज है इधर इन्वॉल्व होती है। इसका स्किल देखो कितना हाई स्किल पे ये काम हो रहा है मिलन वाला। INS गोमती टू बिकम द सेंटर पीस ऑफ द नेवल शौर्य म्यूजियम इन लखनऊ। ठीक है, तो यस हमने पहले भी हमने बोला था कि हम धीरे धीरे क्या करने वाले हैं। ठीक है, एक मरीन टूरिज्म की तरफ भी हम इंडिया बढ़ना चाहता है, तो उसी श्रेणी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, नेवल शौर्य म्यूजियम बना रहे हैं लखनऊ के अंदर। प्रोजेक्ट नेम क्या है, नौसेना शौर्य संग्रहालय म्यूजियम की बात की जा रही है। लैंड एरिया इसमें लगेगा, चलो इतना तो ठीक है, बट कॉस्टिंग लगेगी 23 करोड़ की। डेवलप इन द 2 सेगमेंट। ठीक है, पहला आपका रहेगा INS गोमती शौर्य स्मारक। ठीक है, मेमोरियल जिसे बोलते हैं, और एक नौसेना शौर्य वाटिका करके, ये 2 सेगमेंट के अंदर डेवलपमेंट होने वाला है। मेन एग्जिबिट की बात करते हैं, INS गोमती F-21 गोदावरी क्लास फ्रिगेट कमीशन हुआ था 16 अप्रैल 1988, ये कमीशन हो गया था। तो देखो कौन, एक तो INS गोमती होगी और एक गोदावरी की जो फ्रिगेट है, क्लास फ्रिगेट है, वो इसके अंदर इधर दोनों डीकमीशन हो गई है, दोनों की दोनों। सर्विस बात करते हैं तो 34 साल की इनकी सर्विस थी, अब ये म्यूजियम में पड़ी रहेगी, वहाँ पर हम लोग देखने जाएंगे। ऑपरेशन आपका रहेगा कैक्टस, ये भी इसके बारे में फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा, आपको इसके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। 1988 के अंदर हुआ था। ऑपरेशन ओके पराक्रम 2001 से लेकर 2002 तक चला था। ये सब के सब ऑपरेशन है। ठीक है, अदर द एग्जिबिट Tu-142 एयरक्राफ्ट सर्व्ड 29 ईयर्स इन द मैरीटाइम सर्विलेंस। ओवरऑल मैं ये आपको ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें हम क्या रखने वाले हैं, म्यूजियम में रखने वाले हैं, और जितने भी हमने ऑपरेशंस किए थे ये अपनी पब्लिक को हम बताएंगे डिटेल में इनकी लाइव इसके साथ में। ठीक है, चलो अब इंडिया और USA की टेंशन ऑलरेडी जो इकोनॉमिक्स, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, उसके बीच में ये दोनों के दोनों एक मेजर डिफेंस पार्टनरशिप करते हैं। 10 साल का एक फ्रेमवर्क है वो साइन करते हैं। इंडिया एंड USA अनवील अ 10-year डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथन द पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक। ठीक है,
चलो, साइन किसने किया था? ऑफकोर्स अपने इंडिया के कौन होंगे? राजनाथ सिंह जी, और यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ वॉर, ठीक है, बोले सेक्रेटरी ऑफ वॉर, यस, ट्रंप ने एक्चुअली उनका जो रक्षा मंत्रालय है डिफेंस वाला, ठीक है, उसका नाम उन्होंने वॉर में कन्वर्ट कर दिया है, सेक्रेटरी ऑफ वॉर कर दिया है, ठीक है, पीट हेगसेट करके इनका नाम है, ठीक है। और बिल्ड ऑन द 2013 जॉइंट प्रिंसिपल फॉर डिफेंस कोऑपरेशन एंड 2016 मेजर डिफेंस। देखो ये सब ठीक है। अब आपने हो सकता है कि यार सर अभी तो पूरा प्रकार से वॉर की बात कर रहे थे, इधर तो पार्टनरशिप हो रही है। हाँ, एक पॉजिटिव तो है, मगर देखो ये कोई पहली बार हुआ नहीं, इसके पहले 2 बार इस प्रकार के हमने पार्टनरशिप कर रखे और ज़्यादा कुछ खास इसमें एक्टिविटी होती नहीं, साइन करके भूल जाते हैं। इतना खास मुझे कभी इंपॉर्टेंट इसके ऊपर कभी लगा नहीं। दोनों कंट्री साथ में आते हैं, साइन कर लेते हैं और ज़्यादा कुछ खास बड़ा इसमें चेंज आपको दिखता नहीं है, बस साइन करके रखा जाता है और कुछ भी नहीं है। बिल्ड ऑन द 2013 जॉइंट प्रिंसिपल फॉर द डिफेंस कोऑपरेशन एंड 2016 द मेजर डिफेंस पार्टनर, ओके, डेजिग्नेशन फॉर द इंडिया, ये दर में लिखा हुआ है। फ्रेमवर्क डिपेंड कोऑपरेशन अक्रॉस द लैंड, इससे क्या रहता है, लैंड, मैरिट टाइम और एयर स्पेस के अंदर इंडिया और यूएसए दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। हमें पता है इंडिया और यूएसए कितने बढ़िया से काम कर रहे हैं, ठीक है, पूरा वर्ल्ड अभी देख ही सकता है। और ये कहाँ पर साइन किया था? कोलालमपुर, मलेशिया की कैपिटल है, ऑन द साइड लाइनर ऑफ द 12th एशियन डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग प्लस, ठीक है। तो ये जहाँ पर ये एक और इवेंट हो रहा था उसके साइड में इंडिया और यूएसए के जो डिफेंस मिनिस्टर ने इन्होंने इसको साइन कर दिया। डन। चलो, इंडिया ने लॉन्च किया ग्लोबल सोलर इनिशिएटिव एट द ISA 2025, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, 2015 में गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, ये संगठन है, ठीक है, वो ऐसे इनिशिएटिव ये कर रहा है जिसका नाम है इंडिया ग्लोबल सोलर इनिशिएटिव, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एड्रेस द 8वें नंबर का सेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली इन द न्यू दिल्ली। मेजर अनाउंसमेंट की बात करते हैं, क्या क्या है? सनराइज नेटवर्क सोलर अप साइक्लिंग नेटवर्क फॉर द रिसाइकलिंग इनोवेशन एंड द स्टेक होल्डर्स। आप इसका नाम याद रखो, बाकी सब तो ठीक है। पर्पज क्या है? यस, सोलर की बात करेगा और किसकी बात करेगा? प्रमोट सोलर सर्कुलर इकोनॉमी। फोकस रिसाइकल करेंगे, सोलर का जो वेस्ट होता है उसको संभाल कर, मतलब उसको कैसे हम उसको बढ़िया से मैनेज करें और फिर से हम धरती को खराब ना करें, हम उसे पॉल्यूट ना करें और उसको कैसे फिर से यूज़ कर सकते हैं, कैसे ग्रीन जॉब और इनोवेशन पे हम फोकस करें, ठीक है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है, ये एम है। बिल्ड कॉन्टिनेंटल सोलर ग्रिड इंटरकनेक्टिंग, ऐसा इस प्रकार से। एशिया, अब इसके अंदर रीजन कौन कौन से? एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप और अफ्रीका इसके अंदर इसका पार्ट है। चलो, और भी इसके बारे में आप पढ़ के एक बार मैं आपको पढ़ के सब बता देता हूँ, बाकी तो इतना डिटेल में इससे ना कोई पूछा भी नहीं जाएगा इसके अंदर। ओके, SID सोलर procurement platform, तो 16 स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है, साइन MOU। कहाँ चला गया? वेट एक सेकेंड। यस, सेट साइन MOU विद द ISA प्लस वर्ल्ड बैंक। तो कौन कौन सी सॉरी गाइस, ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ में प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर फोकस करते हैं जॉइंट सोलर प्रोक्योरमेंट, डिजिटल इंटीग्रेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन द इंडिया, AI पावर सिलिकॉन वैली फॉर द सोलर, ठीक है। ISA एकेडमी भी बनाई जा रही है, ठीक है, और भी हमने बहुत सारे रिपोर्ट्स वगैरह बना रखे हैं। यस, और मेन आपके लिए हमारा लास्ट वाला पॉइंट काम का है, इंडिया रिन्यूएबल्स एनर्जी स्टेटिक्स की बात करते हैं। तो चौथे नंबर पे हम आते हैं ग्लोबली, 4th नंबर पे आते हैं इंस्टॉल कैपेसिटी के अंदर, और विंड पावर के अंदर 4th नंबर पे आते हैं और सोलर के अंदर 3rd पे आते हैं, ठीक है। तो इंडिया का रैंक काफ़ी अच्छा है वर्ल्ड वाइड। अगर हम देखें तो हम टॉप 5 के अंदर ही आ रहे हैं। फ्लैगशिप इनिशिएटिव क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है, कुछ योजना के बारे में आपको बताओ। तो तीसरे नंबर की स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट 4th वाली ज़रूर काम की है। नेशनल सोलर मिशन ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है। पार्ट ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज, इट एम्स टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के अंदर वर्ल्ड में क्या इंडिया है, वो क्या होना चाहिए? लीडर बनता हुआ रहना चाहिए, ठीक है। एक योजना है, ठीक है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ऑलरेडी इस योजना के बारे में मैंने पास्ट में आपको बताया हुआ है। इसमें ऐसा रहेगा कि अपने इंडिया के जो हाउस होल्ड्स हैं वो अपनी जो छत है, रूफटॉप है, वहाँ पर अपना क्या है, सोलर है, वो उसकी ग्रिड लगाए, बस यही है। प्रमोट द रूफटॉप सोलर एडॉप्शन फॉर द हाउस होल्ड। PM कुसुम स्कीम की बात करते हैं, सपोर्ट द फार्मर इन द इंस्टॉलिंग द सोलर पंप्स एंड द ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम, ठीक है, सोलर पंप लगाए जाए।
ओके, सोलर पार्क की बात करते हैं तो अनेबल लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अक्रॉस द स्टेट्स। ओके, और इसके लिए गवर्नमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें कर रही है, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव PLI जिसे बोलते हैं फॉर सोलर मैन्युफैक्चरिंग। अगर सोलर मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी कर रही है तो उसके लिए उसे इंसेंटिव्स उसको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे। इंडिया इनिशिएटिव लाइक PM, इंडिया ने इनिशिएटिव PM सौर्य योजना और कुसुम वगैरह, ये सब के सब रेप्लिकेट सेम दोनों स्कीमें है ना, वो अफ्रीका और सीड्स के जो ISA पार्टनरशिप है वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओवरऑल मैं आपको बताऊँ तो इंडिया रियल में इस सेक्टर के अंदर बहुत ही बढ़िया कामकाज कर रहा है, राइट। तो और भी कंट्रीज़ को ये सब देखना चाहिए, उसके ऊपर इस सेक्टर के ऊपर काम करना चाहिए जिससे पॉल्यूशन कम हो इस धरती पे। ओके, आभार ऑनलाइन स्टोर की बात करते हैं अपने। इंडियन रेलवे विल पेट्रोनाइज द न्यूली लॉन्च द आभार। ठीक है, आभार ऑनलाइन स्टोर। अब ये है क्या? प्लेटफॉर्म होस्ट ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम्स इसे बोलते हैं, लाइक अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उनकी तरह ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जैम है। ठीक है, एम क्या? प्रमोट द लोकल आर्टिस्ट, वीवर्स एंड द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को ये प्रमोट किया जाए कहीं ना कहीं। स्टोर फीचर गिफ्ट आइटम, इसके अंदर विशेषकर जो इंडिजीनियस के जो ट्राइब्स है, ठीक है, उनके गिफ्ट आइटम है वो रखा जाएगा। हैंडलूम्स वगैरह, आर्टिस्ट वगैरह, उनके प्रोडक्ट इधर ज़्यादा रखे जाएंगे। ठीक है, उसमें भी GI टैग वाले अगर आर्टिकल्स अगर होते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है कि एक प्रोडक्ट को हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, उसको ही वहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, द स्टोर इज होस्टेड बाय द जैम एंड द सोर्स प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज इम्पोरियम करके। ठीक है, इसको ये होस्ट कर रहा है। ओके, और कमीशन इधर कौन सा है? KVI। ये KVI से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है। वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंपोर्ट्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। प्रमोट अंडर द वोकल फॉर द लोकल कैंपेन। ठीक है, तो देखो ये आभार ऑनलाइन स्टोर के बारे में आप लोगों ने जान लिया। ठीक है, चलो लखनऊ एंटर हो चुका है बच्चों यूनेस्को की लिस्ट के अंदर, क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी के अंदर। ओके, लखनऊ हैज ऑफिशियली बीन डिक्लेयर एज अ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी ड्यूरिंग द 43rd सेशन ऑफ द यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस इन द आपका रहेगा सामरकांड उज्बेकिस्तान के अंदर होने वाला है। ठीक है, तो ये क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी, और ऐसा नहीं कि ये लखनऊ इस कैटेगरी के अंदर आ रहे, और भी पास्ट में और भी अलग अलग इंडिया की सिटीज़ है जो इस टाइप की कैटेगरी के अंदर रखे हुए हैं, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। ठीक है, द ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन सेलिब्रेट द सिटीज सेंचुरीज ओल्ड ऑफ द क्वेश्चंस लिविंग फूड ट्रेडिशन एंड द इंक्लूसिव कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, इंडियन सिटीज़ जो इसके अंदर इन्वॉल्व है उसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ। कोझिकोडे का नाम सुना होगा, केरला के अंदर, ये लिटरेचर के लिए रखे हुए। ग्वालियर जो म्यूजिक के लिए MP के अंदर है। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर ऑलरेडी ऐड है। और भी खत्म नहीं हुआ, जयपुर है राजस्थान के अंदर, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के अंदर। वाराणसी जो उत्तर प्रदेश के अंदर है म्यूजिक के लिए। चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है म्यूजिक। ठीक है, मुंबई जो महाराष्ट्र के अंदर है फिल्म के लिए। हैदराबाद है, ठीक है, वो गैस्ट्रोनॉमी के लिए। और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में क्राफ्ट एंड द फोक के लिए। इस प्रकार की जो जितनी भी सिटीज अब तक की थी वो सब के सब मैंने आपको बता दिया। इससे अगर पुराना कोई स्टेटिक से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको तो आना ही चाहिए। ठीक है, चलो गैस्ट्रोनॉमी वाला याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि है क्या, UCCN है भी क्या। ठीक है, तो उसका पूरा नाम है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। स्टैब्लिशमेंट हुआ था 2004 के अंदर। पर्पज़ है इसका प्रमोट कोऑपरेशन अमंग द सिटीज यूजिंग द क्रिएटिविटी एज अ ड्राइवर ऑफ फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। ओके, जिसके अंदर जो SDG सस्टेन डेवलपमेंट जो गोल है, ठीक है, वो 11 वाले इसके अंदर ऐड होंगे। ठीक है, प्रमोट कर रहे और कुछ नहीं है। क्रिएटिव फील्ड्स हमारे पास कितने, सब मिला के फील्ड कितने 7 है। देखिए 4-5 तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिए थे, जैसे क्राफ्ट वाला और फोक वाला जयपुर वाला था। मीडिया और आर्ट की बात करते फिल्म के अंदर मुंबई था। डिज़ाइन रहता है, गैस्ट्रोनॉमी के अंदर हमने हैदराबाद और ये लखनऊ देख दिया। लिटरेचर के अंदर वो वाराणसी देख दिया था। म्यूजिक वगैरह ये सब देख लिया। तो सब मिला के हमारे पास 7 ऐसे फील्ड मिल जाएंगे क्रिएटिव वाले। ठीक है, चलो और भी वर्ल्ड में अलग अलग, जैसे अब मैं तो इंडिया की बात करूंगा, बट ये आपको नोट्स भी आपके पास रहने चाहिए, तो उसकी वजह से मैंने कुछ और एग्जांपल आपके लिए रिसर्च करके रख दिए।
डन, आगे बढ़े। चलो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है लेप्रेसी एज अ नोटिफिकेबल डिसीज। मतलब इस प्रकार का अगर आपको लेप्रेसी अगर आपको होता है तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि मुझे ये डिसीज हुआ है, ठीक है, 14 दिन के अंदर। रिपोर्टिंग इन द नाउ मैंडेटरी विद इन द 14 डेज ऑफ द डायग्नोसिस इन द महाराष्ट्र। 14 दिन के अंतराल के अंदर ये बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? ठीक है, जैसे फैल जाए तो उसे रोकना पड़ेगा, ठीक है। इट इज एन एनी डिसीज, अब है भी क्या नोटिफिकेबल डिसीज, होता भी क्या है? It is any disease that is required by law to be reported to government authorities. ठीक है, responsibility of notifying any disease and the implementation lies with the state government. Okay, the question of the information allowed to authorities to monitor। इस प्रकार से एक बार सरकार को पता चलेगा, सरकार क्या करेगी, अथॉरिटीज क्या करेगी, उस डिसीज को मॉनिटर करेगी, प्रोवाइड करेगी अर्ली वार्निंग और पॉसिबल, जिससे वो आउटब्रेक आगे जाके मतलब और लोगों तक नहीं फैले। गवर्नमेंट पहले से ही सजग रहेगी और संभाल रहेगी। इस पर जैसे एड्स है, हेपेटाइटिस है, डेंगू है, ये सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। चलो, यस, ओके, लास्ट आज का न्यूज़ आपके सामने देख सकते हैं। गूगा बिल लेके एक, ठीक है, ये डिक्लेयर किया इंडिया की 94 रामसर साइट। देखो, रामसर साइट के बारे में पास्ट में मैंने बहुत बार अपने वीडियो में बता दिया है, ठीक है, तो ज़्यादा डिटेलिंग अभी मैं नहीं बता रहा, ठीक है, वरना मैं स्टेटिक में कई बार रामसर साइट में आपके दिमाग में, अगर जो मुझे अराउंड 6 महीने से मुझे फॉलो कर रहा होगा, हमारे study@247 को अगर फॉलो कर रहा होगा करंट अफेयर को, तो उसके बाद उसको उस व्यक्ति को रामसर साइट के बारे में जरूर पता होगा, ठीक है। 94 नंबर की ये साइट है, ठीक है। अब ये इसके बारे में ये बताते हैं कि कहाँ पर है ये, ठीक है। लोकेशन अगर देखते हैं तो आपका रहेगा ऑक्सबर्ग लेक है, जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिटवीन द गंगा और आपका रहेगा महानंदा रिवर के बीच में। स्टेटस की बात करते हैं, डिक्लेयर बिहार फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व इन द 2019, बिहार की पहली कम्युनिटी रिजर्व है। स्टेट रैंकिंग की बात करते हैं तो बिहार के पास टोटल कितनी रामसर साइट आ गई, 6 आ गई, ठीक है। अब देखो, नंबर 1 पे थर्ड आफ्टर द तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और फिर बाद में आपका बिहार आ जाता है, ठीक है। इंडिया अगर देखा जाए एशिया में नंबर 1 में सबसे ज़्यादा अगर आपको रामसर साइट अगर चाहिए, ठीक है, तो एशिया में नंबर 1 पे है। इंडिया के पास कितनी रामसर साइट है, 94 रामसर साइट है, ओके। इंडिया रैंक इन द थर्ड ग्लोबली, ठीक है। पहले नंबर पे कौन आता है, यूके आता है, ओके, 176 है उसके पास, और मैक्सिको 144 है, और इंडिया के पास है 94। तो काफ़ी डिफरेंस है। इंडिया को अगर सेकंड पे जाने हैं तो हमें बहुत लंबा रास्ता है, और वो 144 पे तो रहने वाला नहीं है। हो सकता है और भी हमारी नई नई रामसर साइट्स है, ठीक है, उसको ऑलरेडी हमारे पास इंडिया के पास है, ठीक है, मगर हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्रकार की साइट से बस उसको रिकॉग्नाइज भी तो करवाना पड़ेगा, राइट। तो जितना कोई कंट्री पावरफुल होता है तो उसे रिकॉग्नाइज करवा देता है। डन, चलो, तो इससे इधर आपका सेशन हो जाता है खत्म, पूरा समाप्त। ओके, आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। और इस प्रकार के हम और वीडियोज आपके लिए लेके आएंगे। आपको क्या करना है, ऑलरेडी पास में मैंने बता दिया है, इस सेशन को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है, पूरा। उसके बाद देखने के बाद यही इसकी जो PDFs है उसको आप फॉलो करो, और फिर बाद में आपको टेस्ट देना रहेगा। चलो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस।